गुड इवनिंग बच्चों, मैं सरिता नायक आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी अलाइट पे। फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं उस टॉपिक की, उस विषय की जिसे मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पीसीएस, आईएएस, कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहले हमें जो स्मार्ट स्टडी होती है, एक होता है बच्चा जो सालों तक मेहनत कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आता, जब वो रिजल्ट देखता है तो उसके इतने अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। उसके पीछे लॉजिक है कि आप मेहनत कर रहे हैं बट स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे। तो आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो कर लेनी चाहिए तैयारी करने से पहले है, वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्योंकि आप किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, एक विषय होता है, ठीक है, जो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, एक होता है कॉलेज लेवल पे, एक होता है जब आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तब। वहीं एक ही विषय को अगर देखा जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वो जो सब्जेक्ट है उसे अलग तरीके से पढ़ना होता है। अदरवाइज वो स्टूडेंट अगर वो एसएससी के तरीके से पढ़ेगा तो उसका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। वहीं जो एसएससी का स्टूडेंट है वो अगर पूरी पॉलिटी पढ़ने बैठ गया कि भाई पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी, पूरी फिलॉसफी, सारे फिलोसफर्स पढ़ने हैं, तो वो सालों गवा मतलब निकल जाएंगी आपकी। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और हमें कोई भी जो है सब्जेक्ट किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो उसी में हम एक सतत प्रयास करेंगे। मैं सरिता नायक आपको कराऊंगी यहाँ पे राज व्यवस्था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद पॉलिटी कवर करेंगे। वैसे मैं ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चंस इस तरीके से अटेंड कराऊंगी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारे देश का संविधान किस नाम से या किन नामों से उल्लेख किया गया है? आज का टॉपिक आपका है प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका और आमुख। एक ही चीज को कहा जाता है, कई बार आपको क्वेश्चंस में देखने मिलेगा आमुख, प्रियम्बल देखने मिल सकता है, प्रस्तावना देखने मिल सकता है, उद्देशिका देखने मिल सकता है। तो ये चारों चीजें ही एक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमारे देश भारत को किन नामों से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चंस अटेंड करते हैं मेरे साथ। हाँ, पहली शर्त बस ये रहेगी, अगर आप मेरे साथ क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं तो मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बस आराम से बैठने, सही आंसर, गलत आंसर जो भी है आपको आंसर्स देने हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूंगी। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, हमारे देश का संविधान में जो नाम है वो किस नाम से है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, भारत और इंडिया। बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान और इंडिया, और फोर्थ है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम जो भारत है उसके पीछे अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे आपको पता है वो शकुंतला के पुत्र थे, भरत थे, उनके नाम पे हमारे देश का भारत पड़ा। और वहीं जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, हमने एक लंबे समय तक हम उनके उपनिवेश बनकर रहे थे, तो उन लोगों ने हमारा नाम, हमारे देश का नाम इंडिया रखा। तो हमारे संविधान में भी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए ही है, आपने सही आंसर दिया है। तो भारत और इंडिया दोनों ही नाम से हमारे संविधान में हमारे देश को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका होगा सही आंसर, राइट। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और इंडिया, अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। भारत का महत्व देखिए, भारत क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेदों में, महाभारत में मिलता है। वहीं इंडिया का महत्व, इंडिया अभी भी जो औपनिवेशिक युग में जब हमने ब्रिटिश जो यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे रखा गया, और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में आज भी भारत को इंडिया बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित अनुक्रम सही है? भारतीय प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उसमें सीक्वेंस क्या रहेगा आपको बताना है। उसका सीक्वेंस क्या रहेगा?
जय हिंद। महेश जी, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या होगा इसका सीक्वेंस आपको बताना है। प्रियम्बल में ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका सीक्वेंस क्या होता है। गणतंत्र, जनता का, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, संप्रभु। ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, जनता, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या फिर संप्रभु, समाजवादी, जनता का, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या फिर आएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने जब अपनी प्रियम्बल पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कई जगह धर्मनिरपेक्ष भी हमें देखने मिलता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। तो ये सीक्वेंस आपका सही होगा। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जैक्टली। वाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज कहा गया है। अब इन सारे वर्ड्स के जो मीन्स क्या है, संप्रभु का क्या मतलब है। मैंने बोला था कि आप मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए, क्या क्वेश्चन के आंसर कराते हुए चलें स्पीड में, या फिर जो वर्ड्स हैं जो थोड़े से अलग हैं उनको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, राइट। तो एक्सप्लेन करना है बच्चों, यस और नो, यस और नो। चलिए मैं ही कर ही देती हूं। तो संप्रभु का क्या मतलब है। संप्रभु यानी एक ऐसा देश जो अपने आर्थिक हितों को देख के, अपने हितों को देख के जो स्वयं डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है, मुझे किस देश के साथ संधि करनी है, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये कोई दूसरे देश का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, वो मैं ही खुद डिसाइड करूंगा। तो हम अपने देश के हितों के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं तो इसमें हमारा देश संप्रभु है ना। उसके बाद है समाजवादी। तो समाजवादी का क्या मतलब होता है। देखिए, दो विचारधारा, आपने सुना होगा कि जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी वैश्विक स्तर पे दो विचारधाराएं थी, एक थी समाजवादी, दूसरी पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी विचारधारा क्या कहती है। समाजवादी विचारधारा कहती है जो पूरे समाज में जितने लोग हैं कि हमारा देश विकास करेगा, लेकिन पूरे समाज को साथ लेते हुए, जहां पूरे समाज को केंद्र में रखा जाता है, पूरे समाज के हितों को केंद्र में रखा जाता है। तो ऐसी फिलॉसफी को बोलते हैं, ऐसे दृष्टिकोण को बोलते हैं समाजवादी विचारधारा। वहीं कुछ देशों में ऐसे देश हैं जिनका सिस्टम ऐसा है कि जहां पूंजीपति जो वर्ग होते हैं उन्हीं के हितों को ध्यान में रख के रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। तो अब यह बताइए, भारत की व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी या समाजवादी। हमारा भारत हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट पे जाता है, तो ना हम पूंजीवादी हैं ना हम समाजवादी, हम दोनों का मिश्रण है। कई जगह हमारे, आपने देखा होगा, कई सारे आयोग हैं महिलाओं से संबंधित हैं, SC/ST आयोग है, महिला आयोग है ना, और ऐसी कई सारी योजनाएं हमारी सरकार बनाती है जो पिछड़े जो जनजाति क्षेत्र हैं, महिलाएं हैं, सबके हितों को लेकर साथ चलती है, वो हमारी सरकार। तो ये हो गया, हम समाज को लेकर चल रहे हैं। वहीं ऐसी योजनाएं भी हम बनाते हैं, ऐसे रूल रेगुलेशंस भी बनाते हैं जहां पे पूंजीपति वर्ग लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो हम समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। वही है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्म के आधार पर कोई देश धर्म को कितना मानता है। एक ऐसा देश होगा जो पूरे तरीके से धर्म के आधार पे चल रहा है, उसके रूल रेगुलेशंस जो हैं वो धर्म के आधार पे चलते हैं। वहीं एक ऐसा देश जो धर्म को मानता ही नहीं है। वहीं एक ऐसा देश जिसमें हमारी जो सरकार है वो न्यूट्रल रहती है कि भाई आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्य कोई किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, आगे आएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 में आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन
देश का, राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमारे देश को कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। अब लोकतांत्रिक देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब इतिहास पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि कोई विशेष करके ए राजा है, वो पूरे साम्राज्य को चलाता है। वहीं आज मुख्य रूप से सभी देशों में लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है, लोकतंत्र को प्रायोरिटी दी गई है, डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी जो है, शब्द डेमोस और क्रेशी, दो शब्द क्रेशिया से बना है, डेमोस और क्रेशिया से। उसमें क्या है? लोग और शासन, लोग और शासन। जहां देश में लोग शासन करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं लोकतंत्र, है ना। हम सरकार का चयन करते हैं और हम वोट करते हैं, तो सरकार हमारे लिए निर्णय लेती है। तो जो पावर आती है सिस्टम को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, तो वो शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। ठीक है। वहीं गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे। तो गणतंत्र में क्या होता है कि जैसे राजतंत्र में होता था, राजशाही में होता था कि पहले किसी के बुजुर्ग थे, है ना, फिर आपके पिताजी ने शासन किया, फिर आपके बच्चों ने शासन किया, फिर आगे आपके बच्चे शासन करेंगे। तो जो शासन होता है वो एक विशेष परिवार ही करता आता है। जैसे एक लंबे समय से आपने देखा होगा कि इतिहास में उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का शासन लगातार चला आ रहा था, तो वंशानुगत था। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है जो शासन कर रही है, टाइम टाइम पे दूसरी पार्टी भी आती रहती है। और हमारे राज्य का प्रमुख जो है निर्वाचित होता है ना। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए प्रॉपर मतदान पद्धति जो होती है उसको अपनाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि वंश के आधार पे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में एक्स का अर्थ क्या है? बताइए एक्स का अर्थ क्या है? हमारी संविधान सभा में यह एक्स दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वो कौन सी डेट है? प्रियम्बल में जब प्रियम्बल को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था, तो वो डेट कौन सी है बच्चों? वो डेट कौन सी है? नंबर ए, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा रहेगा? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 26 नवंबर 1949 जो है, उस दिन हमारी जो प्रियम्बल थी उसे आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय गणराज्य की संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो भारतीय गणराज्य की संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए इस डेट को हमें नोटिस करना है। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे कि इसको लगा देंगे कि मैम ने बताया था, वैसे भी सीक्वेंस भी था, और इस तरीके से आप करेंगे एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर देंगे। वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 कब के लिए बोल रहा है? 26 जनवरी 1950। तो आपको पता होगा कि जो हमारी प्रियम्बल है उसमें संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। और हमारे प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और अखंडता। कई जगह आपको धर्मनिरपेक्ष भी देखने मिल जाता। तो ये तीन शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए थे, तो ये 1976 में जोड़े गए थे। तो अब जहां पे आपको ये तीनों शब्द दिख रहे हैं वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि इस डेट तक तो संवैधानिक संशोधन हुआ नहीं था और ये शब्द एड ऑन हुआ नहीं था। कौन सा, ये धर्मनिरपेक्ष। तो ये कैंसिल हो गया। एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, फिर से देखो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बोल रहा है एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हाँ ऐसा था, लेकिन उस वक्त क्या ये शब्द भी था, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें और इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी आपका सही आंसर, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। उस समय प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, संप्रभु का अर्थ है भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन काम नहीं करेगा, उसे जो भी अपने देश के हित में डिसीजन लेना होगा वो स्वतः ले सकता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची या नीति निर्देशक तत्व। तो अभी आपको बताया था मैंने कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये भी पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था, तो उसकी डेट आ जाएगी आपके सामने। और 1976 आपको डेट याद होनी चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और ये भी पूछ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, उसमें कुछ वर्ड्स दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि हाँ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? 1975 में, वैसे भी संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो बंधुत्व हमारी प्रस्तावना में है, बिल्कुल है, संप्रभु भी है, समानता भी है, अखंडता नहीं था। अखंडता आपका आया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपको ये बताना होगा, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम्स में, तो हमें अपनी तैयारी थोड़ी अच्छे से करके चलनी है। तो अभी जैसा हमने देखा, ये पूछ रहा है कि प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया, यानी कौन कौन से वर्ड्स हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ही है आपका सही सीक्वेंस, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रस्तावना में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ। चलिए, आप जितनी बार क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तो आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ सारी चीजें हमें तो याद हो गई हैं। आप इस वीडियो को फिर से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है याद हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भाई 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक ही चीज को आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी में आ रखे हैं, वनडे एग्जाम्स में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 42वें संविधान संशोधन, जिसको कितने सारे वर्ड्स जो हैं, कितने सारे क्वेश्चंस एक ही चीज पे बनाए जा रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको बार बार देखने को मिल रही हैं, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें और 52वें संविधान संशोधन द्वारा? इनमें से कौन सा रहेगा? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या होगा? अभी वनडे एग्जाम्स में भी ना थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस पूछने लगे हैं कि उसका ये पूछ रहे हैं कि जो गणराज्य शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। अब इनमें से आपको चूज करना है, यह लोग जो सभी मामलों में अंतिम प्राधिकारी हैं, क्या ये होगा गणराज्य का मतलब? या फिर होगा भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार नहीं है? ऐसा है, संसदीय प्रणाली की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा संसद की बहस, संसद तो टीवी चैनल ही हमारे यहाँ पे है ना, संसद नाम से तो टीवी चैनल है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं है। तो संसदीय सरकार भी है, संसद भी है हमारे यहाँ पे, तो ये तो गलती हो गया। भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि वंशानुगत शासक नहीं होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जैसे राजतंत्र में होता था ना कि हमारे पूर्वज शासन करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के परिवार से जो है उनके जो वंशज होंगे वही आगे शासन करेंगे, तो ये राजतंत्र में होता है। ठीक है, तो वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे राष्ट्र के प्रमुख को, राज्य के प्रमुख को क्या करते हैं, हम उसका चुनाव करते हैं। तो इसका अर्थ होगा भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, गणराज्य का अर्थ यही होता है और यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए, भारत में जनसत्ता इसलिए है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। भारत में जनसत्ता इसलिए है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, तो हमारी जो प्रस्तावना है कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है? तो वो होती है लोकतांत्रिक भारत, जनता का गणराज्य, जनता का लोकतंत्र, या फिर हम भारत के लोग। तो हमारी जो प्रस्तावना है, देखो हमारे देश में जितने लोग, हम जो भारत में रहते हैं, हम निवास करते हैं, तो हम सारे लोग जो भारत में निवास कर रहे हैं, हम सभी चलते हैं रूल रेगुलेशन से। और ये रूल रेगुलेशंस कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको कैसे लागू किया जाएगा, ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये सारी लिखी हुई हैं हमारे संविधान में। कहाँ लिखी हैं ये सारी चीजें? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है हमारी प्रस्तावना को। तो इसकी जो आत्मा है उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वो कहते हैं
प्रस्तावना, ठीक है। अब जो प्रस्तावना है, तो बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। जो हमारी प्रियम्बल है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि भाई पूरा देश जो है, पूरे देश में जितनी जनता निवास कर रही है वो कैसे चल रही है भाई, रूल रेगुलेशन से, ठीक है। रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या चीजें होंगी, कैसे उसे लागू करवाया जाएगा, ये सब कहाँ लिखा है, हमारे संविधान में। और संविधान की जो आत्मा है उसे किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, हमें उसका एक एक शब्द पता होना चाहिए। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से। कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से। चलिए, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग के शब्दों से शुरू होती है। यह शब्द भारत में जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जनता की जो संप्रभुता है उसे दर्शाता है। यह दिखाता है कि सत्ता का स्रोत जनता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए कि हमारे देश में जो सत्ता का स्रोत है वो कौन है, वो है जनता, ना कि कोई राजा या बाहरी शक्ति। इस अवधारणा को जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के आधार पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन इसको अच्छे से देखना है, राज व्यवस्था पॉलिटी में इसलिए तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में आती है ना, हमें एग्जाम्स की तैयारी करनी तो हमें पता होना चाहिए। बाकी पॉलिटी राज व्यवस्था में इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि बीइंग अ सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश का शासन कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, पावर किसके पास है। मैंने मतलब बचपन में देखा था कई बार, तो जो गांव में लोग होते हैं, अगर कोई भी, अगर थाने से कोई आ जाता है, पुलिस स्टेशन से कोई आ जाता है, तो गांव के लोग इतना डर जाते थे क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते थे, उन्हें कुछ चीजें पता नहीं होता था। तो कई बार तो मैंने ऐसे शब्द भी सुने हैं कि आप ही माई बाप हो, आप ही मालिक हो, क्योंकि लंबे समय से क्या होता था कि हमने ब्रिटिश शासन देखा था। तो जब उनके जो थाने होते थे, उनके जो थानाध्यक्ष वगैरह होते थे, तो उनका बिहेवियर जो है भारतीयों के साथ बहुत गंदा था। वो भारतीय बहुत डरते थे, अपने इंडियंस उन लोगों से बहुत डरते थे, उन्होंने बहुत शोषण किया। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो मानसिकता ऐसी चली आ रही है कि गांव में लोग या जो भी है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे माई बाप हैं, ये हमारे मालिक हैं, है ना, ये सरदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हमारी डेमोक्रेसी आ चुकी है, जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लोकतंत्र आ चुका है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि सत्ता का स्रोत कौन है। सत्ता का स्रोत जनता है, ठीक है। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो आपको कहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीजें पता भी हैं, आप अवेयर भी हैं और चीजों को जानते हैं, तो आपको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा, है ना। तो राजनीति अगर आप पढ़ते हो, राजनीति शास्त्र पढ़ते हो, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि जनता का स्रोत जो है वो हम नहीं है, वो सॉरी हम है, सरकार नहीं है। सरकार तो हम चलाते हैं सरकार को ना, वोट हम देते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं। और जो भी सरकार का पूरा जो सिस्टम है ना, उनकी सैलरी भी हमारे पैसों से आती है ना, हम उनको पे करते हैं, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी आती है। तो वो हमारे माई बाप नहीं है ना, वो हमारे मालिक नहीं है, ये चीज याद रखनी है। हम हैं, है ना। तो सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। तो किसी से डरना नहीं है अगर आप गलत नहीं हो तो, है ना। अगर आप सही हो तो किसी से डरना नहीं है। चलिए, हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उपयोग किया गया है। हम भारत के लोग जो शब्द है, अभी देखो उसी टाइप से क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उपयोग किया गया है। तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता और संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके भाग किसमें आते हैं, वो आपके आते हैं भाग 4 में। कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। भाग 4 में आपके डीपीएसपी आपको देखने को मिलते हैं, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। वही मौलिक अधिकार आपके आते हैं भाग 3 में। चलो लिख देते हैं। और ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भाग 4 में क्या आता है आपका, डीपीएसपी आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। वही भाग 3 में
आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार आते हैं 12 से 35 तक, है ना। और वही भाग 2 में आपकी आती है सिटीजनशिप। अब कई बार ये होता है कि ये आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चंस में और पूछ लिया जाएगा कि डीपीएस के किस भाग में आते हैं, मूल अधिकार आपके किस भाग में आते हैं, या सिटीजनशिप का प्रावधान किस भाग में किया गया है। और कई बार यहाँ से आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं। तो आपकी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपकी सिटीजनशिप आती है आर्टिकल 5 से 11, आपके फंडामेंटल आते हैं 12 से 35, और आपके डीपीएसपी आते हैं 36 से 51। तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाग 2 में नागरिकता की बात की है और अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 5 से 11 तक। वही भाग 3 में मूल अधिकारों की बात कही गई है और आपके अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी की बात कही है और उसमें आते हैं 36 से 51 तक आपके आर्टिकल आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो भारत के लोग की बात कही गई है, तो वो इनमें नहीं है, वो हमारे भारत की संविधान में लिखा गया, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग लिखा गया है, ना कि इन सभी में। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, इनको मजाक में नहीं ले रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो बताइए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। सार्वभौमिकता, समग्रता, समाजवाद और परस्परवाद। फिर से देखेंगे, सार्वभौमिकता, समग्रता, समाजवाद और परस्परवाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। चलिए, सार्वभौमिकता का अर्थ है कि सभी मनुष्य समान हैं और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत नस्ल, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव को नकारता है। सार्वभौमिकता मानव अधिकारों और समानता का आधार है। यह भारतीय संविधान के मूल्यों जैसे समानता और न्याय का समर्थन करती है। अब आप मुझे ये बताइए कि समानता हमारा एक मूल अधिकार है, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है। समानता जो है ये हमारा एक मूल अधिकार भी है। ठीक है, मुझे बताइए कि हमारे राज्य व्यवस्था में समानता जो मूल अधिकार है वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति कौन सा है। धर्मनिरपेक्ष, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा देश जिसका राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बाकी सारे धर्म उनके लिए समान है, सभी को आपका देखिए, आपको 25 से 28 अनुच्छेद में आपको धर्म को किस तरीके से मानना है, उपासना करनी है, उस सबका आपका मौलिक अधिकार है। तो वो राष्ट्र उसका समर्थन करेगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। देखिए अब इसमें आंसर देखते हैं, भारत में कई धर्म है, क्या इसका मतलब ये होगा धर्मनिरपेक्ष की जो अभिव्यक्ति सही कौन सी है कि भारत में कई धर्म है। बिल्कुल सही तो है, बट इसकी अभिव्यक्ति नहीं करता। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अभिव्यक्ति नहीं है। धर्म का अनुसरण व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका सही आंसर। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वहीं राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता।
जैसे आपने देखा है ना, कई अभी कावड़ का टाइम ही चल रहा है ना, तो सभी धर्मों को जो है समान व्यवहार के, आप अपनी उपासना कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो सबको समान व्यवहार करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देगा। ठीक है, भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाए रखी जाती है। ठीक है, राज्य और धर्म के बीच में एक दूरी बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? जब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर पॉलिटी आपको पढ़नी कैसे है। जब आपको पता चलेगा कई जगह उसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई मैं कोई भी टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे उसकी जो चीजें हैं उनका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपने अभी देखा कि संविधान संशोधन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और उसके द्वारा हमारे संविधान में किन चीजों को एड ऑन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि सारे भाग कौन कौन से हैं और उनमें कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक प्रावधान है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको फायदा होगा कि आप जब आगे राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों को ज्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, किनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इन शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो भारतीय प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोक कल्याण, इनमें से कौन सा होगा? समाजवादी तो हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा ही गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, संप्रभु तो सबसे पहले ही है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो संप्रभु भी था, लेकिन नहीं है तो लोक कल्याण। लोक कल्याण जो शब्द है वो नहीं है हमारी भारत की प्रस्तावना में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर, क्योंकि वो पूछ रहा है प्रस्तावना में नहीं है। तो आपको उन चीजों को, इसको ना लास्ट में जरूर देखना चाहिए इसको अच्छे से, कि वो नहीं पूछ रहा है या कई बार गलत है पूछता है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़ा और लगा दिए टिक, होगा वो देखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि प्रस्तावना में नहीं है, वो आपको बताना है। तो आपका कौन सा नहीं है? लोक कल्याण जो है वो आपका प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द हैं, किंतु लोक कल्याण शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रस्तावना के शब्द देश की नीतियों और उद्देश्यों को दर्शाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आई थिंक ये तो आपको रट गया होगा, 42वां संविधान संशोधन तो रट जाना चाहिए, बहुत पूछता है, बहुत, मतलब एग्जामिनर का तो फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, जोड़ा गया, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ संविधान संशोधन बहुत ज्यादा क्वेश्चन में रिपीटेडली आते रहते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? आपकी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है, ये 5 हैं जिनकी स्वतंत्रता की बात कही गई है आपकी प्रस्तावना में। देखते हैं कौन से 5 हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और तो ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में कही गई है। तो पहला है आपका विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। हाँ जी, बिल्कुल कही गई है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, बिल्कुल। विश्वास की स्वतंत्रता की बात है, बिल्कुल है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात जो है वो आपकी प्रस्तावना में नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता की आपकी बात प्रस्तावना में नहीं कही गई है। तो आप अब तो ये भी क्वेश्चन पूछने लगा है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है ना, कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में दी गई है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई है आपके मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। डीपीएसपी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस भाग में है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, ठीक है। चले, हाँ, इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान लागू होने पर प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ये ऑप्शन सही होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान लागू होने पर प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1950 जब था तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना के भाग नहीं थे, क्योंकि उनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर बोलते हैं ये शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो बिल्कुल नहीं, इसको जोड़ा गया था 1976 में। ये शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये भी नहीं, स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ये दोनों शब्द प्रस्तावना का हिस्सा ही नहीं है। ये नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि दोनों शब्द जो है वो प्रस्तावना का हिस्सा ही नहीं है। तो क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि ये दोनों हिस्सा है। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़े गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 26, आपको जैसे अभी एक डेट थी कि
प्रस्तावना में था कि हम अपने संविधान को है आत्मार्पित करते हैं, वो डेट क्या थी आपको ये बताना है। लेकिन अगर संविधान उसी टाइम पे बन गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया, वो तो पहले भी बन ही गया था ना। तो 26 जनवरी 1950 इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको मुझे बताना है कि इसी डेट को क्यों चूज किया गया, इसी दिन को संविधान लागू क्यों किया गया। ठीक है, ये आपको बताना है। इन शब्दों का उद्देश्य भारत को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको नहीं होना है। वो इसलिए, अगर संविधान की आत्मा पूछा जाता है तो जनरली अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया गया है तो आपको क्या चूज करना है कि प्रस्तावना को चूज करना है। क्या करना है उस टाइम पे आपको प्रस्तावना को चूज करना है, क्योंकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। और संविधान की आत्मा जो हमारा मैंने अभी बताया था भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात करी गई है। ठीक है, किसकी बात करी गई है, मूल अधिकारों की बात करी गई है। तो उसमें आपका अनुच्छेद है 32, अनुच्छेद 32, इसमें आपके संवैधानिक उपचारों की बात करी गई है। उसमें कहा गया है कि भाग 3 में 12 से 35 जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 में, यदि उनका हनन होता है, यदि सरकार उन अधिकारों को आपसे छीन रही है तो आपके पास अधिकार है कहां जाने का, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और वहीं 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट यदि आपके मूल अधिकारों का हनन किया गया है। तो अनुच्छेद 32 को इसी कारण से संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, यदि आपके मूल अधिकारों को सरकार छीनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार अधिकार कहा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। वहीं यदि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम संविधान की आत्मा चूज करते प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, संवैधानिक उपचारों को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे संविधान की आत्मा हमारे अंबेडकर जी ने बोला है। ठीक है, चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 इस अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों को लागू करने का साधन है। यदि आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली पत्र किसने कहा है। लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली पत्र, जनपत्री कुंडली पत्र किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर के एम मुंशी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जो कुंडली है वो किसने कहा है, कुंडली वाली बात किसने कही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, चलिए, किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है।
तो जब आप राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप पॉलिटी पढ़ते जाएंगे तो आप भागते अंडरलाइन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, आर्टिकल्स को हाईलाइट कर रहे हो, बट आपको पता चला आप वो स्टेटमेंट छोड़ देते हो कि किसने किसको क्या कहा है। तो अभी आपको पता चल गया कि किसने क्या कहा है, स्टेटमेंट भी जरूरी होते हैं, क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। तो अब आगे से जब आप पढ़ोगे तो आप उसको हाईलाइट करिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि किसने कहा संविधान को पवित्र दस्तावेज? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। उन्होंने इसे सामाजिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देने वाले दस्तावेज के रूप में वर्णित किया है, और यह बयान संविधान सभा में चर्चा के दौरान दिया गया। उन्होंने संविधान को भारत के लोगों की समानता और स्वतंत्रता का आधार बताया है। फ्रेंड्स, ये जो लोग संविधान सभा में जो संविधान निर्माता थे, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक लंबे समय से हमारे समाज में उपस्थित जो कुरीतियां थी उनको देखा, उनका दंश झेला, फिर एक लंबे समय तक इन्होंने ब्रिटिश शासन को फेस किया, औपनिवेशिक काल को इन्होंने देखा। और जनरली वहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, संविधान सभा में काफी लोग थे वो एडवोकेट्स थे, है ना, लॉयर थे। उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा, तब उन्हें लगा कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी तो हमारे देश के लिए भी होनी चाहिए। आने वाले समय में जब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके लिए ये अधिकार होने चाहिए, उनका विकास कैसे होगा उसके लिए उन्होंने पूरे प्रावधान जो है संविधान में करके रखे थे कि हाँ, हर बच्चे को हमारे देश में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, आपसी बंधुत्व होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान निर्माता पहले से ही सोचकर बैठ के लिख कर गए हुए हैं हमारे संविधान में कि देश की शासन व्यवस्था आगे कैसे चलेगी, राइट। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? आप ये बताइए। देखिए, बहस ना कई बार चलती है कि जो प्रस्तावना है, आमुख जो है, वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है। यदि है तो क्या उस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। अगर नहीं है तो फिर तो मतलब नहीं बनता। अगर संविधान का भाग है या नहीं है, तो इस तरीके से कुछ केस आए जिसमें कई बार कहा गया न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, और कई केस में ये फिर पलट दिया गया बयान। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। देखिए, ये जो केस था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, तो बिल्कुल है, और ये कहा गया था बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, इस वाले केस में कहा था। अभी देखिए, केशवानंद भारतीवाद आया, उन्नीस सौ 73 में, ठीक है। और इसमें निर्णय लिया गया कि जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का भाग है, और यदि संविधान का भाग है तो जिस तरीके से संविधान में संशोधन होता है तो उसी तरीके से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, चीजें एड ऑन की जा सकती हैं, चीजें हटाई भी जा सकती हैं। तो उसके ठीक 3 साल बाद यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और वहां पे 3 शब्दों को जोड़ दिया गया, ठीक है। और वहां पे क्या किया गया? 3 शब्दों को जोड़ दिया गया। तो आपको केस भी पता होना चाहिए, यदि वहां पे कोई केस आता है और न्यायालय बता उसमें कोई निर्णय ले रही है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह मामला संघवाद और धर्मनिरपेक्षता पर केंद्रित था।
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा माना? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा माना? ठीक है, हिस्सा माना, प्रस्तावना को हिस्सा माना है। तो किस केस में माना है? बेरुवारी वाद में, A.K. गोपालन मामला जो था उसमें केस में, प्रीवी पर्स वाले केस में, या फिर केशवानंद भारती वाद में, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि केशवानंद भारती वाद हुआ था आपका 1973 में, और इसमें केशवानंद भारती में 1973 में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है इसका हमारे संविधान का हिस्सा है और उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया। आर्थिक न्याय को भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से किसमें शामिल किया गया है? आर्थिक न्याय। अब यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना जो है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो वो 3 प्रकार के जो न्याय हैं वो है आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं? वो है 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय हैं। और ये बात कही गई है, कहाँ पे कही गई है? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार में कहाँ समझाया गया है? देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात कही गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, समानता की बात कही है और बंधुत्व की बात कही है। तो वो सारी चीजें, जैसे कहा था ना कि संविधान की आत्मा है, तो संविधान में जो प्रस्तावना में चीजें लिखी गई हैं वो देखने को मिलती हैं, और वो हमें कहाँ देखने मिलती हैं? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में। तो तीनों में ही हमें प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होती है? मैंने बताया था जो संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माता थे उनकी जो सोच थी वो प्रस्तावना में हमें दिखाई देने मिलती है, हमें दिखती है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? फिर से वही प्रस्तावना में, संविधान का उद्देश्य जो है वो प्रस्तावना में देखने के लिए मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस तरीके से भी बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, समाज में समानता का एक निहितार्थ किसकी अनुपस्थिति है? अगर हम बोलें कि सभी एक समान है, यदि किसी के विशेषाधिकार को हटा दिया जाए, है ना, जैसे आपने देखा ना रोड पे हम जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार कोई मंत्री लोग आ रहे हैं तो क्या होता है कि ट्रैफिक को रोक लिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम क्या कहते हैं कि देखो उनके लिए ऐसा कर रहे हैं और हमारे लिए कोई मतलब वो विशेष प्रावधान हमारे लिए नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? उनको विशेष अधिकार दे दिया। यदि किसी को विशेष अधिकार दे दिया है तो हमें समानता, इक्वलिटी फील नहीं होती। तो यदि किसी को विशेष अधिकार समाज में नहीं दिया जाएगा तो फिर सब बराबर, है ना, सब बराबर हो जाएंगे। तो यदि विशेष अधिकार किसी को नहीं दिए जाएंगे तो समानता समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक समानता संविधान में गारंटी शुदा है। सामाजिक समानता पहले से ही हमारे देश में मौजूद थी। सामाजिक समानता हमारे संविधान में गारंटी शुदा है या नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए?
इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता हमारे संविधान में गारंटी शुदा है ना। सोशल इक्वेलिटी जो है वो गारंटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित शब्दों पे हमें विचार करना है और ये देखना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। अगर आपने प्रियम्बल शब्द देखिए, एक एक चीज देखोगे, अच्छे से याद वो तो करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, वरना आप डायरेक्ट देखोगे और ऑप्शन गलत ही करोगे। ठीक है, तो हमने देखा था जो हमारी प्रस्तावना थी वो स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा लोकतांत्रिक। तो सबसे पहले ये देखना है, तीनों में है, इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे क्या आंसर आना चाहिए इसका, सबसे पहले आएगा आपका संप्रभु, उसके बाद आना चाहिए समाजवादी, उसके बाद आना चाहिए धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद आना चाहिए लोकतांत्रिक। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और उसमें से सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो इसमें देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तावित जो उद्देश्यों का प्रस्ताव था वही अंततः प्रस्तावना बना था, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, यह गैर न्यायिक है। जो प्रस्तावना है, अब ये गैर न्यायिक है, ये शब्द तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक, इसका मतलब ये, जैसे मैंने बोला था भाग 3 में 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं, यदि मैंने बोला उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, हनन किया जाता है किसी भी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं, तो उसके लिए आप न्यायिक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में यदि कोई शब्द लिखा हुआ है, आप उसके आधार पर न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते सरकार को कि आपने बोला था समानता दोगे, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है, तो आप नहीं जा सकते न्यायालय। वहीं अगर आप कहोगे कि मूल अधिकारों में 14 से 18 तक समानता की बात कही गई, तो आप जा सकते हैं न्यायालय। ठीक है, तो ये जो है वो गैर न्यायिक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से संशोधन किया गया है, तो इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान के विशेष प्रावधानों को अधिकृत नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। तो जिसमें आपको इसमें ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा। तो ऑल ऑफ दीज होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो प्रियम्बल को आज हमने देखा, उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से वनडे एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप जब प्रियम्बल पढ़ने बैठेंगे तो आपका दृष्टिकोण वैसा बन चुका होगा एक एग्जामिनर की तरह, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस वो बनाएंगे, तो आप सही तरीके से क्वेश्चंस, मतलब आई मीन राज व्यवस्था को कैसे पढ़ना है ना, तो ये आपको एक आइडिया लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।